हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। आज जो है हम लोगों ने एग्ज़ाम 91 की फैमिली 500 पूरी कर ली है और ये सब जो हुआ है ये आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है और आगे भी आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा। बाकी हमारा जो काम है वो हम लोग कर ही रहे हैं। आप लोगों का जो काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, आप लोग वो करते रहिएगा। आप लोगों के सहयोग से ही जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोगों के सहयोग से और अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हमारी वो देखिए, ये हम लोग TG2 का जो UPPCL का जो TG2 का पेपर होता है उसके हम लोग प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर लाए हैं। देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्निकल ग्रेड UPPCL TG2 एग्ज़ाम कंसिस्ट 50 question of basic computer knowledge. The standard of computer MCQ question are at per NILET CCC computer course. The previous year UPPCL TG2 exam MCQ computer question in Hindi are compiled for. देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के, देखिए प्रोटोकॉल का मतलब लास्ट में हमारे पास पी तो आएगा ही, केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है POP। और ये क्वेश्चन मैंने अपने सेट पेपर में कराया, तब मैंने आपसे ये कहा भी था कि ये POP जो है आपका अलग है और इसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से कंपेयर मत कर देना ना, वो याद रखना। ठीक, तो ये मैंने अपने सेट पेपर में कराया, वो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। ठीक, चलिए दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग मुझे मैसेज में ये कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इस पेपर में कितने नंबर बने, और एग्जैक्ट बिल्कुल सही सही बताइएगा, किसी भी तरीके का झूठ मत बोलिएगा। देखिए वो झूठ जो है वो आप अपने आप से बोलेंगे, किसी और से नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आपने कितने भी नंबर बता दीजिए, चाहे वो देखिए कम बताएं या ज़्यादा बताएं, वो क्या होगा, वो अपने आप से झूठ बोलना होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल अपने सही सही नंबर बताइए। और देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस में कराया था या नहीं कराया, इस तरीके से मैं देखिए आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और एक सतह में 16 ट्रैक हैं और एक सेक्टर जो 8 सेक्टर में विभाजित है, कौन, ये 16 ट्रैक जो हैं वो 8 सेक्टर में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडरों की संख्या हमसे पूछी गई है। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन जो इस तरीके के हैं, मैंने आपसे क्या बोला था, ये लेवल जो है ये सिर्फ CCC लेवल ही है, इससे ऊपर का कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको जो डेली के डेली क्वेश्चंस करा रहा था, पहले तो हमारे ईजी थे, आप लोगों ने उसमें 40-40 तक सही किए। फिर अब क्या है, मॉडरेट। इसके बाद अब जब क्वेश्चन आएगा वो आएगा हार्ड का। ठीक, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आपको पेपर से पहले वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी, जिससे आपको पेपर में कुछ भी चीज़ छूटे नहीं और आपको पेपर जो है बहुत अच्छे से कंप्यूटर पास हो जाए। चलिए अब हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और हर सतह में 16 ट्रैक हैं, जो क्या है 8 सेक्टर में विभाजित हैं। हार्ड डिस्क में हमसे सिलेंडरों की संख्या पूछी गई। तो देखिए जितने सतह हैं उतने ही हमारे सिलेंडर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। चलिए जिसको भी बताओ आप लोग जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, क्योंकि ये ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो पूछ रहा है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मतलब हम लोग वहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो इसीलिए इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए इंटरनेट में उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्न में किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। चलिए ISDN, डायल अप। चलिए इसका आगे के 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 2 जो इसके हैं ये हैं, एक C ऑप्शन है हमारा ईथरनेट, D ऑप्शन है केबल इंटरनेट। तो देखिए यहाँ से हमको ये 2 मिल गए और बाकी के 2 ये। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इंटरनेट में उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जब भी कभी इस तरीके से आपको मॉडेम से मॉडेम की बात कही जाए तो आप याद रखिएगा ये हमको डायल अप कनेक्शन की बात करता है। किस कनेक्शन की बात करता है? डायल अप की। तो निम्नलिखित में से किस में टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन अप किस में किया जाएगा? डायल अप में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पीडीएफ डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो ये किस रूप में सम्मिलित किया जाता है? जल्दी से बताइए। हमसे कह रहा है पीडीएफ जो होगा उसमें डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस रूप में सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, ये सम्मिलित किया जाता है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब प्रीवियस ईयर के हैं। और याद रखिएगा कंप्यूटर बहुत कुछ रिपीटेड करता है, तो इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी ये मत करिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सॉल्व ना करें। आप जाइए मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, आप वहाँ से, मुझे पता है बहुत से लोग वहाँ से अपने जो पीडीएफ्स है वो डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो कोई भी उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए उससे क्या है कि हमारी जो फैमिली वहाँ की है वो बहुत छोटी है अभी। यहाँ की फैमिली 500 की हो गई है और वहाँ की फैमिली अभी भी ये सोचिए 50 तक नहीं पहुँच पाए हम लोग। और वहाँ पे मैं लगभग अपने सारे पीडीएफ डाल देता हूँ, और जो मैं पीडीएफ नहीं डाल पाता हूँ या भूल जाता हूँ, आप लोग मुझे एक बार वहाँ पे कमेंट कर दिया करिए या मैसेज डाल दिया करिए कि सर यहाँ पे ये वाली पीडीएफ रह गई, तो वो वाली पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। और ये पीडीएफ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से वीडियो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर उसको एक बार बिना देखे कहीं से कुछ उसको सॉल्व कीजिए। फिर क्या होगा, आपको वहाँ से एक आइडिया लगेगा कि हाँ हमने इतना पढ़ा था और मेरे यहाँ पे अगर 10 सही थे तो अब हमारे 12 सही हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपके नंबर्स जो ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो सही होने की संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा पूछी जा रही है, क्या होती है? चलिए जल्दी से बताइए, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें उसकी सीमा कितनी होती है? ठीक, देखिए जब फ़ॉन्ट की आकार की आएगी तो देखिए 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारा जो स्टार्ट होगा तो वो 1 से तो स्टार्ट होगा, फ़ॉन्ट जो होगा वो 1 से तो स्टार्ट होगा ही होगा। बाकी हमारा यहाँ मैक्सिमम कितने तक जा रहा है हमको ये बताना है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो, बी वाला ऑप्शन तो हमारा डायरेक्ट ऐसे ही गलत हो गया। अब 1 3 4 बचा। तो देखिए जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 में फ़ॉन्ट की आकार की जो सीमा है वो याद रखिएगा 1638, ऐसे याद रखिएगा 1638। और क्योंकि 1 से तो स्टार्ट हो गया होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1638। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए से कौन सा कार्य होता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कंट्रोल ए में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, बस हमें दो चीज़ें देखनी है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसका? कंट्रोल ए से। देखिए कंट्रोल ए से क्या हो जाए, फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है। देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू लिया जाता है ऑल, ठीक। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपका जनरेशन से रिलेटेड जो आप लोगों ने वीडियो मुझे कमेंट किया था उसका पूरा मैटर तैयार हो गया है। आज भाई दूज होने की वजह से जो है उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, बाकी उसका पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार हो गया है। उसका वीडियो रिकॉर्ड होते ही एक कल नहीं तो परसों आपके पास ज़रूर मिल जाएगा, कल या परसों 2 दिन में से कभी भी आपको मिल जाएगा। और जैसे आप लोग बाकी सारे वीडियो को प्यार दे रहे हैं वैसे ही उस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, आपको इतने अच्छे से कि आपको सरल भाषा में जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए और चीज़ों को भूलें नहीं। फिर आपका दूसरा ये शॉर्टकट कीज का ये जो है इसका भी पूरा मैंने जो है एक पीडीएफ तैयार कर लिया, बस वीडियो रिकॉर्ड होने को रह गया, वो भी आपको जल्दी से जल्दी इसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग उसको भी देखिएगा। उसको देखने से मैंने आपको बताया था कि हर पेपर में 2 फुल फॉर्म और 2 शॉर्टकट कीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। तो 4 नंबर आप लोग ये यहाँ से अगर कवर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको फिर 16 नंबर की ज़रूरत होगी कंप्यूटर पास करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए वेब एड्रेस के नाम से जिसको जाना जाता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइए। ठीक, देखिए ये यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होता है URL, ये URL लिखा हुआ है। तो जो वेब एड्रेस होता है वो किस लैंग्वेज में होता है? URL में होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी ये फुल फॉर्म होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ संरेखित होती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ संरेखित होती हैं। कैसे संरेखित होती हैं, जल्दी से बताइए। देखिए, जो डिफ़ॉल्ट रूप से होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, देखिए तो हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके ही रिकॉर्ड हो गया, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ। तो किधर से डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट प्रविष्टियाँ किधर से होती हैं? बाएं से दाएं। तो देखिए, शीर्ष से कभी नहीं होती, ना तो मध्य से होती है, ना ही दाएं से। किधर से होती हैं? बाएं से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रोसेकंड के बराबर होता है? हमको एक माइक्रो सेकंड के बराबर बताना है। ठीक, एक माइक्रो सेकंड के बराबर बताना है कि क्या होता है। देखिए, ये यहाँ पे 10 9 सेकंड नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है हमारा 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -3, ये ऐसे ऐसे करके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो पावर्स लिखी हैं ये 10-9 नहीं है, 10-3 नहीं है, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 6, 10 की पावर -2, ऐसे करके ये लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जो एक माइक्रो सेकेंड बराबर होता है वो होता है 10 की पावर -6 होता है। क्या होता है? 10 की पावर -6। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? हमसे ये पूछा गया कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए देखिए, अब हम लोगों को पेपर से एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जो हम लोगों का ट्रिपल सी का जो सिलेबस है उसमें जो लिब्रे ऑफिस दे रखा है, उसमें लिब्रे ऑफिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके जस्ट लिब्रे ऑफिस के बाद में हमारा MS ऑफिस भी है। ठीक है, हमारा MS ऑफिस भी है। तो अभी तक हम लोग चैप्टर वाइज जो MS ऑफिस चल रहे थे, जो क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें लिब्रे ऑफिस बहुत आ रहा था। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें MS ऑफिस भी पूछा जा रहा है। तो जो हम लोगों के ये सेट प्रीवियस ईयर के सेट पेपर कंप्लीट करने के बाद ही जो हम लोगों के प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये इस तरीके के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए 11 नंबर देखते हैं। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? MS एक्सेस। ठीक, नोटपैड, MS वर्ड और वर्ड पैड ये सब हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के हिस्से होते हैं या पार्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो गूगल हैंगआउट जो है हम लोगों का पूछा गया, तो किसका उदाहरण हो जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। ये जो है ये हम लोगों को इंटरनेट की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? गूगल हैंगआउट जो है ये हमको इंटरनेट की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल में वेब पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, हम आपको ये बता दें कि ये जो नैरो होता है ये भी हमारे पास उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में उपलब्ध होता है, वाइड भी उपलब्ध होता है और ये मिरर्ड जो होता है ये भी उपलब्ध होता है। बस हमारा उपलब्ध क्या नहीं होता है? ये फ्रेम्ड उपलब्ध नहीं होता है। तो यानी कि इसका जो आंसर हमसे पूछा गया मौजूद नहीं होता, तो मौजूद नहीं होने के लिए ये वाला जो है फ्रेम्ड उसमें मौजूद नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉडुलन और विमॉडुलन के लिए किया जाता है? देखिए, जो मॉडुलन और विमॉडुलन के लिए जो किया जाता है वो हमारा किसका किया जाता है? मॉडेम का। किसका किया जाता है? मॉडेम का। मॉडेम ही तो हमारे जो है टेलीफोन लाइन से ही हमको मॉडेम लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसी से तो इंटरनेट चलाते हैं। जिसको ये कह सकते हैं कि जो फाइबर लाइन आजकल आ रही हैं तो वो तार से जब ऐसे करके आती हैं तो मॉडेम से ही तो हम लोग इधर जो है इंटरनेट वाईफाई से चलाते हैं। तो ये मॉडुलन और विमॉडुलन ये किसके लिए किया जाता है? तो ये मॉडेम के लिए किया जाता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगर W का आस्की कोड इतना है तो X का आस्की कोड कितना होगा? देखिए इसका एक फार्मूला होता है जो कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आपको इसका चैप्टर वाइज जब कराऊँगा, इसके जितने भी चैप्टर वाइज जो आपको
ऐसे जो आएंगे चैप्टर वाइज, उसमें जब मैं इसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको वहाँ पे इसके बारे में समझा दूंगा कि ये निकाला कैसे जाता है। जैसे मैंने आपको जब वो प्रैक्टिस सेट कराया हुआ था जिसमें बाइनरी डिजिट के क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको उसमें बताया था कि बाइनरी डिजिट कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा जब इसका चैप्टर वाइज कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसका सिर्फ आंसर देखिए कि डब्लू का अगर आस्की कोड इतना है तो एक्स का आस्की कोड कितना हो जाएगा, 0 10 11 00 000, ये हो जाता है आंसर हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जब आप माइक्रोसॉफ्ट फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होता है। देखिए जब भी कभी इस तरीके से हम लोग, जब भी कभी एक्सेल फार्मूला जो होता है उसमें हम जब किसी सेल को डिलीट करते हैं तो जो उसमें त्रुटि आती है वो होती है REF, और ये ऐसे, ठीक, एक्सक्लेमेटरी का साइन। देखिए या इसको देखिए याद कैसे किया था कि देखिए जब भी कभी कोई त्रुटि होती है तो जब हम लोग जो है कहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये किसके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो हम इसको जो है ट्रेन मान लेते हैं हम, तो हमने तो ऐसे याद किया था कि ये RPF है, ठीक, ये ई की जगह पे हम तो पी मानते हैं कि RPF, हैशटैग RPF एक्सक्लेमेटरी, ये किस में था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिलीट करने पे जो त्रुटि आती है उसको हम RPF कहते हैं। RPF देखिए इसमें तुम्हें कभी भी RPF का कोई साइन नहीं आएगा, ना ही कभी इस तरीके से नाम आएगा। आर को क्या, आपको क्या मिलेगा, हैशटैग REF और एक्सक्लेमेटरी, ठीक। तो चलिए आप ऐसे याद रखिएगा, बाकी अगर आपको जैसे भी जो सरल लगे वैसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीलिंग फिर ब्रैकेट फंक्शन में निम्नलिखित में से क्या होता है। इससे संख्या सार्थक संख्या के नज़दीक गुणज तक पूर्णांकित हो जाती है। अच्छा, इसमें संख्या अपने विषम पूर्णांक तक पूर्णांकित हो जाती है, यहाँ इसमें संख्या सार्थक संख्या के नज़दीक, अच्छा नज़दीक गुणज तक। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, इससे संख्या अगले सम पूर्णांक तक पूर्णांकित हो जाती है, इससे अगले संख्या अगले अभाज्य पूर्णांक तक पूर्णांकित हो जाती है। देखिए ये मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों के पास ये जो ऑप्शन दे रखा था पहला वाला, क्या था, इससे जो है क्या होता है, इससे संख्या जो है सार्थक संख्या के नज़दीक गुणज तक पूर्णांकित हो जाती है, ठीक। याद रखिएगा जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये इस तरीके का ये जो फंक्शन लगाते हैं हम लोग, सीलिंग और ब्रैकेट बंद करने का, तो फंक्शन के निम्नलिखित में से क्या हो जाता है, तो संख्या जो अपने सार्थक के संख्या जो होती है उसके नज़दीक अंक तक पूर्णांकित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेट पेपर किए हैं उसमें आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस में भी हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द कहाँ से देखते हैं, इस तरीके से भी कोई नहीं आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें एक हम लोगों का फंक्शन होता है थेसोरेस होता है। थेसोरेस जो होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, उसके पर्यायवाची शब्द देखते हैं, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है। सॉरी, देखिए ये OCR फॉन्ट अमेरिकी मानक के आधार पर पूछा गया, तो हमारा ये हो जाता है कि OCR C नहीं, सॉरी, ये OCR A हो जाता है। क्या हो जाता है, OCR A। याद रखिएगा अमेरिकी के आधार पर है, तो इसलिए OCR A यानी कि A से अमेरिका लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है किसी विशेष मानदंड को पूरा करने के लिए। इसका शायद कुछ छूटा है, हाँ ये छूटा था। निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। तो ये किसको देखा जाता है, ये होता है फिल्टरिंग को देखा जाता है, तब हम लोगों के विशेष मानदंड को पूरा कर देते हैं, ठीक। फिल्टरिंग से क्या होता है कि हमें जिसके बारे में चाहिए वो निकाल के दे देता है, बाकी सबको अलग कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो हमारा जो है प्रयोग किया जाता है, ये हो जाता है शिफ्ट प्लस
F3। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का प्रयोग किया गया था? ठीक, देखिए हमसे ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है और लैच। तो देखिए ट्रांजिस्टर जब हमें पता चल जाएगा तो हमको जब हम अपना हम लोग जो उसमें पीढ़ियाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि किस में वैक्यूम ट्यूब, किस में ट्रांजिस्टर, किस में सिलिकॉन चिप, ये इस तरीके से यूज की गई थी। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा इसका जो है किस में ट्रांजिस्टर और लैच का यूज किया गया था? तो ये हमारा क्या था? यस रैम। किस में? यस रैम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर है? तो 1 KB के बराबर पूछा है। ठीक, तो देखिए जब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि हमको पता होना चाहिए कि KB कैसे क्या होती है। ये मैंने आपको पिछले कई वीडियो में और कई बार ये चीज़ बताई है कि जो है हमारी कैसे निकलती है। तो देखिए जो खैर ये क्वेश्चन नहीं मैंने बताया है कि 1 किलोबाइट कितने के बराबर होती है। 1 KG लिख दिया, 1 KB 1 KB जो है कितने के बराबर होते हैं ये मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने ये ज़रूर बताया कि कितन 1 KB बनती कैसे है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो होता है 8192। ये बिट्स होते हैं, BITS। ठीक, ये 8192 ऐसे याद रखिए कि 1 KB होती है 8192 के बराबर। अब KB से आपके जितनी भी पीछे आगे की MB जो भी आपकी मेमोरी के प्रकार बनेंगे वो सब KB से बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से बस खाली एक क्वेश्चन बिट और बाइट से ये बनता था कि 1 KB बराबर कितना होता है? 8192, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसकी फुल फॉर्म तो मैंने कई बार आपको बताई है। कोबोल की जो है फुल फॉर्म क्या होती है? चलिए जल्दी से बताइए क्या होती है। देखिए ये होती है कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होती है? कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन हम आज जो 50 क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारे कहाँ के हैं क्वेश्चंस? ये हमारे सारे क्वेश्चंस UPPCL जो TG2 की जो पोस्ट आती है जो कि इस समय पे आई हुई थी, अभी फॉर्म भरे गए हैं जल्दी में, उसमें हमारा जो कंप्यूटर का पोर्शन था तो ये उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक तरीके से पेपर कर रहे हैं किसका? UPPCL का। और UPPCL के TG2 और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दोनों में किसी भी तरीके की कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें भी आते हैं। तो आप लोग यहाँ से मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस आज सही हुए हैं। जैसे आप लोग कुछ 1-2 दिन से मुझे बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे कल भी मुझे आज भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कितने इसमें आंसर बने। और बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल आप देखिए ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपके ही प्रति होगी। यहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, ना आपसे कोई कुछ पूछ रहा, बस आप अगर जो बताते हैं हम लोग उसी को सही मानते हैं, सभी लोग सही मानेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चीटिंग ना करिएगा और जो भी है आपके सामने इसको जज करिएगा, क्योंकि आपको पेपर में वहाँ पे किसी भी तरीके से ना तो चीटिंग मिलेगी ना ही आपका कोई साथ देगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? चलिए बताइए जल्दी से, ये कौन सा ऐसी चीज़ है जो दुनिया के सभी लोगों के एक साथ जोड़ देता है? इनमें से देखो इंटरनेट, WWW इंटरनेट, होम पेज। देखिए ये सारी चीज़ें कब चलेंगी? जब हमारे पास इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट के माध्यम से ही आज दुनिया भर के लोग आपस में किससे जुड़े हुए हैं ना, तो इंटरनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मैक्रो के लिए किस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए मैक्रो के लिए जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा जब लैंग्वेज पूछी जाएगी तो हमारी वो होती है C++। ठीक, याद रखिएगा। तो ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? आपके TG2 का पेपर हो या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, आप ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सेट पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 27 नंबर। यदि
लिखा है सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NICNIT यानी कि NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये हमसे पूछा जा रहा है, ये किसका उदाहरण है? चलिए जल्दी से बताइए किसका उदाहरण अगर किसी को पता है। देखिए ये जो उदाहरण है हमारा अरे ये होता है वैन का। किसका होता है? वैन का। इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, किसका है? वाइड एरिया नेटवर्क का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम है? चलिए ठीक, जल्दी से बताइए कौन होता है ये होता है थ्रूपुट। ठीक, ये जो है सिस्टम की प्रति इकाई समय में करने की जो सक्षम होता है उसकी यूनिट को दिखाता है। तो क्या होता है ये? थ्रूपुट। ये किस में दे रखा है? ये देखिए थ्रूपुट पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, क्या? प्रवाह। ठीक, इसको प्रवाह भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है? हमसे डिवाइस का नाम पूछ रहा है जो नेटवर्क के साथ जो है डेटा पैकेज को भी आगे बढ़ाती है। तो ये कौन सा हो जाता है? ये राउटर होता है। राउटर जो है हमारा क्या करता है? हमको इंटरनेट के से जोड़ देता है। तो यही डिवाइस जो होती है हमको नेटवर्क के साथ, देखिए नेटवर्क के साथ है ना, तो हमको ये नेटवर्क से जोड़ देता है और क्या होता है उसमें डेटा पैकेज को आगे बढ़ाता रहता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए फिर लिखा हुआ है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों की पहचान करें। पहली स्लाइड के प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। वर्तमान स्लाइड में से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए Shift+5 दबाएं। देखिए सॉरी, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कैसे? देखिए जब हम लोग पहली प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो F5 को ही दबाना पड़ता है, और जब हम लोग जिस स्लाइड में होते हैं, ठीक है, जब हम लोग जिस स्लाइड में, जैसे मान लिया पहली स्लाइड हमारी यहाँ पे आई तो हमें जब यहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू करनी है तो हमें F5 लेना पड़ेगा। फिर ये ऐसे स्लाइड्स बनी हुई होंगी, ठीक, ये ऐसे ऐसे करके। तो मान लीजिए हम अभी करंट में इस स्लाइड पे हैं। अगर हमको इस स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? Shift+5 का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित इंसर्ट किए जा सकते हैं? यानी कि सम्मिलित यानी कि इंसर्ट मतलब होता है जोड़ना। कितने कॉलम जो हैं उसमें जोड़े जा सकते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की बात याद कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये याद रखिएगा कि जो अभी हम लोगों का जो पेपर होगा, तो ये 2022 चल रहा है, तो इसमें 2007 प्लस इसमें 2013, ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हमेशा 2007 से आते हैं, क्योंकि ये जो था सबसे ज़्यादा यूजेबल था और ये थोड़ा सा इजी भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? तो देखिए ये सम्मिलित किए जा सकते हैं, ये होते हैं हमारे 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। देखिए अब चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जाए, चाहे नोटपैड की हो, चाहे वर्ड पैड की हो, किसी की भी हो, जब हमें पहले से ही खुले किसी भी डॉक्यूमेंट होगा उसका अगर हमें नाम बदलना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? सेव एज का यूज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुपा रहता है, प्रदर्शित नहीं होता है? चलिए जल्दी से बताइए किस में ऐसा होता है? देखिए जब ये जो होता है ये फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, जैसे देखिए नॉर्मल हमारे पास स्क्रीन इस तरीके की होती है, ठीक, स्क्रीन में क्या होता है यहाँ पे हमारी एक पट्टी बनी हुई होती है,
ठीक। जिसमें यहाँ पे मैक ये होता है, कैंसिल होता है, ये मिनिमाइज होता है, इस तरीके से बना हुआ, और ये मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज होता है। और जैसे मान लीजिए ये विंडो हमारी पूरी ऐसे इस तरीके से इसमें खुली हुई है इस पेज में, ठीक है, ये इस तरीके से खुली हुई है। तो क्या होता है कि जब हम लोग इसको जब फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन शायद मेरे हिसाब से F11 से हो जाती है। एक बार मुझे आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा फुल स्क्रीन किससे होती है, ठीक। कमेंट में बताइएगा फुल स्क्रीन करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं, F11 होती है या F10 होती है, जो भी होती है मुझे एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो ये जब हम लोग फुल स्क्रीन पे करते हैं तो उसमें हमसे पूछा गया मेनू बार छुपा हुआ होता है या नहीं। तो देखिए, जब हम लोग फुल स्क्रीन पे करते हैं तो उसमें भी मेनू बार हमारा होता है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग वहाँ पे मतलब कर्सर पहुँचाते हैं तो वो अपने आप ऊपर आ जाता है, उससे मेनू बार दिख जाता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 वाले का, कि फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में मेनू बार छुपा हुआ होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या है। देखिए, शॉर्टकट की आई है ना, अभी तक कई शॉर्टकट की का यूज हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपके कहने पे मैंने पूछा भी था कि क्या वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट यहाँ पे भी किया और भी जगह मुझे बताया कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसका PDF तैयार कर लिया है, सब कुछ हो गया है। बस अब क्या है कि उसके रिकॉर्ड करके आपको बताना है, तो मैं जल्दी से उसको रिकॉर्ड करके आपको वो भी बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ये जो है हमारा ये किया जाता है। देखिए, एक इस तरीके की बटन होती है जिस पे आपने देखा होगा इस तरीके से एक विंडो की बटन बनी हुई होती है, ठीक है। क्या बना होता है, विंडो की बटन। इस विंडो की बटन के साथ जब हम लोग ई को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है। क्या खुल जाता है, विंडो एक्सप्लोरर। देखिए, ये ई से क्या है, ये ई से एक्सप्लोरर है, ठीक। चलिए 35 नंबर। दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का परिमाण क्या होगा। दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का परिमाण क्या होगा। तो देखिए, ये जो इसका जो परिमाण होगा ये होगा 64। देखिए, यहाँ पे जो है कुछ ये जो मिसप्रिंट शायद हो गया है कुछ, या शायद जो भी है पेपर में शायद होगा, या जब बनाया है तो वो ध्यान नहीं दिया है। तो क्या हुआ है कि इसमें एक फिगर बना हुआ है, जो भी कुछ बना हुआ होगा ज़रूर बना हुआ होगा, तभी ये जो है यहाँ पे पूछा गया दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पे शायद फार्मूला का मिसिंग है। चलिए कोई नहीं, वो जो है आपको ढूंढने को मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो जब ये PDF बनाई गई होगी तो शायद वहाँ पे उसको मिस हो गया होगा, या तो वो प्रिंट जो है उन लोगों की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बन नहीं पाया है, या फार्मूला गायब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हटाई जा सकती है। देखिए, कमांड की बात कर रहा है तो याद रखिएगा ये भी हमारी एक तरीके की शॉर्टकट कीज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कह सकते हैं कि ये एक शॉर्टकट ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हटाई जा सकती है। तो ये किससे हटाई जा सकती है, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट से। किससे हटाई जा सकती है, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट से हम लोग जो है उसमें अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी को जोड़ा जाता है उससे डायरेक्टली हटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे माना जाता है। ठीक है, गेटवे को क्या कहते हैं, गेटवे को कहते हैं उसका प्रवेश द्वार। तो इंटरनेट का जो प्रवेश द्वार होता है वो देखिए क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखिए www वेब पेज, ब्राउज़र या वेबसाइट। देखिए ये www हम लोग कहाँ डालेंगे, ब्राउज़र में। वेब पेज कहाँ खुलेगा, ब्राउज़र में। वेबसाइट कहाँ ओपन होगी, ब्राउज़र में। तो इसका जो प्रवेश द्वार हो जाएगा किसको कहेंगे, ब्राउज़र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो 7 का मान्य संस्करण नहीं है। सॉरी। तो देखिए, जो ये विंडो 7 का जो है मान्य संस्करण हमसे पूछा गया, तो ये इनका कहने का मतलब यहाँ पे है कि विंडो 7 के जो जितने भी प्रारूप आते हैं, विंडो होती है वो कौन कौन नाम से आती है। देखिए, एक तो वो प्रोफेशनल नाम से आती है, एक इंटरप्राइजेज के नाम से आती है, और एक अल्टीमेट के नाम से आती है। अगर आपने कभी विंडो 7 की ओरिजिनल कैसेट खरीदिएगा तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शन, ऐसे 3 ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेंगे कि आपको प्रोफेशनल चाहिए, इंटरप्राइजेज चाहिए, अल्टीमेट। आप कुछ ना करिएगा, आप जाइएगा विंडोज़ की वेबसाइट पे,
और वहाँ पे विंडो 7 को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देखिएगा तो आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे, प्रोफेशनल चाहिए, इंटरप्राइजेज चाहिए, अल्टीमेट चाहिए। तीनों के काम अलग अलग होते हैं तो इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो इसमें हमारा कौन सा शामिल नहीं है, ये लर्नर। हमारी विंडो 7 लर्नर नाम की कोई ऐसी जो है उसका कह सकते हैं कि संस्करण नहीं बनाती है जिसमें लर्नर का कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर 2016 का मान्य टूल या कंपोनेंट नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, ये इसका जो कंपोनेंट 2016 में जो कंपोनेंट कौन ऐसा है जो नहीं है। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे काफ़ी हद तक 2007 को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे 2016 की बात पूछी जा रही है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि देखिए हमारे चार्ट, फोटो एल्बम और फॉर्मेट पेंटर ये हमें उसमें 2007 में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो मेल मर्ज है ये ऑप्शन हमको नहीं देखने को मिलता है, तो ये इसका जो आंसर अलग हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, मेल मर्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। ठीक, तो ये बताइए जल्दी से किस में दिखाई देता है। किसी भी, देखिए किसी का भी नाम, मैंने आपको क्या बताया था कि जब इस तरीके से हमारी विंडो खुली होती है और विंडो में जैसे हम कोई एक फ़ाइल, मान लीजिए ये इस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारा ये क्लोज़ होता है, ये मैक्सिमाइज होता है और ये मिनिमाइज होता है, और यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये कहाँ लिखा होता है, ये लिखा ये होगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपका घर है, घर में आपका जो है बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है, उस पर नेम लिखा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नेम प्लेट। तो जब टाइटल लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइटल बार हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर के सही क्या हो जाएगा, टाइटल बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। देखिए इसमें सेकेंड जनरेशन का क्वेश्चन आया, तो लगभग ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि जब हमारे जनरेशन से कोई क्वेश्चन ना आए। जनरेशन से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। देखिए जनरेशन से देखने को मिलेंगे आपको शॉर्ट कट की और फुल फॉर्म। ये आपको 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको 6 से 7 नंबर दिलाते हैं और इनको हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस क्या की निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। देखिए जो हमारा जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। किसमें किसका यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर का। पहले में वैक्यूम ट्यूब था, फिर हमारा इंटीग्रेटेड थर्ड। देखिए ऐसे बताता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड पीढ़ी थी, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, तो जब मैं आपको इसका पूरा वीडियो बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। देखिए सबसे पहली बात कि जब हमको ये पता होना चाहिए कि जो हाइपरलिंक होते हैं और ये वेब सर्वर पर संग्रहित भी हैं कौन कौन से रूप में, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। तो ये कहाँ निहित होता है, चलिए इसके सारे ऑप्शन देते हैं। यूआरएल में। ठीक, यूआरएल तो एक तरीके का हमारा ये कह सकते हैं कि किसी के घर जाने का रास्ता होता है। वेब ब्राउज़र जिसके ज़रिए से हम लोग उसके घर तक पहुँचते हैं। फिर क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो होता है जो हमको लेके जा रहा है, और वेब पेज कहाँ लेके जा रहा है ये बात होती है। तो यानी कि ये जो वेब पेज है ये घर है, तो हमको यही पूछ रहा था कि वो क्या होता है कि जहाँ हमको जाना है। देखिए उसने क्या बोला था कि निम्नलिखित में कौन वेब सर्वर पर संग्रहित है। वेब सर्वर पर कौन संग्रहित है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। तो ये किस में निहित होता है, वेब पेज पे। ठीक है, कहाँ ये निहित होता है, वेब पेज पे।
देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कभी किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो आप लोग हमेशा उसमें आप हाइलाइटर, पेंसिल या पेन आपको जो सूटेबल हो आप ज़रूर रखिए। आप हमेशा इस तरीके से कलर कर के ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होता है, दिमाग में उस तरीके की फ़िगर आपके दिमाग में बन जाती है और वो याद करने में बहुत आसानी देती है। तो इसलिए जब भी आप लोग पढ़िए, हार्ड कॉपी में जब भी पढ़िए, तो आप लोग उसको क्या करिए, उसको गोदिए ज़रूर। गोदिए का मतलब ये है कि आप उसको रंगिए ज़रूर, पेंसिल से, पेन से, या आप हाइलाइटर से। गोदने का मतलब ये नहीं है सॉरी, देखिए, गोदने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाइए उसको ऐसा गोदिए कि आप खुद दोबारा ना पढ़ पाएँ। गोदने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया या इससे रिलेटेड कोई काम हुआ तो हमने उसके बारे में लिख लिया। तो गोदने का मतलब ये होता है कि जब हम उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें या उस लाइन को दोबारा पढ़ें तो हमें पता हो कि ये मेन लाइन थी उसके जिसके लिए हमने अंडरलाइन किया और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख ली थी। गोदने का मतलब ये होता है। तो इसलिए गोदिए, अच्छे से गोदिए, ठीक है। और ऐसे गोदिए कि जब आप उसको दोबारा में पढ़ें तो उस पॉइंट पे आपका दिमाग जाना चाहिए, बार बार जाए, तो बार बार करने से चीज़ें क्या होती हैं, याद होती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जब संख्या को गिनने की बात आती है तो याद रखना, गिनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना। और काउंट के साथ साथ में यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन और बंद एक साथ लेके आते हैं बिना स्पेस के। तो हम लोगों को क्या क्या होता है, एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल में रेंज, सेल की जो रेंज होती है कितनी है उसको हम लोग संख्या को गिन लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? देखिए, अब हमने आपको इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा उसमें यूनिक्स, लाइनेक्स, उबंटू और हमारा जो है डॉस, इनसे रिलेटेड खूब क्वेश्चन आए। तो आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास कितनी चीज़ें हैं, विंडो तो है ही, लाइनेक्स, यूनिक्स और एमएस डॉस, ये हमारी, और उबंटू, ये इतनी 5 चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। तो देखिए, इसका 44 का आंसर सही क्या हो जाएगा। इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विशेषता होती है ये होती है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, ये दोनों के लिए परफेक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारी पारित होती है? चलिए जल्दी से इसका आंसर सही बताइए, वो क्या होता है कि जब एक ही जो है कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं जब एक ही केंद्रीय कंप्यूटर, तो केंद्रीय कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर है, उसके माध्यम से सभी डेटा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए, जैसे इधर भी गई, 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 तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या बनाता है, अगर हम इन सबको जोड़ दें इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बना, एक स्टार के रूप में बन गया। तो कौन सा नेटवर्क होता है, स्टार नेटवर्क। जब याद रखिएगा, जब केंद्र में कंप्यूटर रखा हो और वो चारों तरफ जानकारी भेज रहा है तो स्टार नेटवर्क के माध्यम से वो है जानकारी भेजता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पावर पॉइंट फिर खाली जगह स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चलिए देखिए, ये जो होता है जब पावर पॉइंट हो, स्लाइड विषय का परिचय देता है, आपको अगर किसी चीज़ का परिचय दे रहा है तो वो क्या होगा, आपके बारे में अगर जैसे आपका परिचय कोई दे रहा है तो वो परिचय कैसे आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके बारे में कोई परिचय दे रहा है तो वो क्या बताएगा, आपके बारे में बताएगा ना। आपके बारे में बताना मतलब आपकी टाइटल के बारे में बताना। अच्छा, जैसे हम कह दें कि हमको किसी फ़िल्म का ही रिव्यू ले लीजिए, जैसे हमें फ़िल्म का बताना है तो पहले तो हमें उसके बारे में, उसका नाम और वो सारी चीज़ें बताएंगे, तो बताएंगे वो क्या होगी, वो टाइटल होती है। तो जब हम लोग उसके विषय का परिचय देते हैं और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करते हैं कि मतलब पूरी कहानी के बारे में लेके आना है, एक के बारे में, कि उसको एक शब्द में या एक लाइन में बताना है, तो वो क्या होगा, वो उसका टाइटल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्विधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर में एक बाइट द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर देखते हैं क्या है कि जब देखिए, जब बाइट के द्वारा जो अलग अलग संख्याओं को, कितनी अलग अलग संख्याओं को, तो देखिए ये होती हैं 256, ये है टोटल 256 संख्याएं होती हैं जिसको वो निरूपित कर सकता है अलग अलग तरीके से। देखिए किस ऑप्शन में, ये है हमारा
फोर्थ ऑप्शन में इसका सही आंसर। अब मुझे आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि जो बाइनरी नंबर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, कितने और कौन कौन से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य पूछा। देखो मेमोरी मैनेजमेंट वो करता है, ये देखिए मेरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैंने अपने पेपर में कराया हुआ इससे, और मैं तो बताना ही भूल गया कई कई जगह पे जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड थे वो मैं बताना भूल गया, लेकिन इसमें भी कम से कम जितने भी अभी तक हम लोगों ने सेट पेपर किए अगर उन सबको अगर काउंट करें तो रिपीटेड क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमारे रिपीटेड हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपको 50 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाते हैं तो आपको पास होने के लिए कितने और नंबर चाहिए, सिर्फ 12 को नंबर ही तो चाहिए। अगर 8 क्वेश्चन भी हमको रिपीटेड मिल गए तो 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए। फिर हमारे पास बचे कितने, 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में क्या हम 12 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही करेंगे। 12 ही नहीं हम लोग सही करेंगे और भी ज़्यादा, यानी कि लगभग 20 क्वेश्चन और सही करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 20 नंबर नहीं, हम लोग तो आराम से जितना आता है उतने अच्छे से करके 25 से 30 नंबर तक लेके आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य कौन सा नहीं होता, देखिए मेमोरी मैनेजमेंट वो करता ही करता है। ठीक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण वो करता ही करता है। कंट्रोल इनपुट और आउटपुट, कंट्रोल इनपुट और आउटपुट, कंट्रोल यूनिट से ही हमें पता चलता है कि इनपुट दिया जाता है फिर वो आउटपुट में परिवर्तित करके आउटपुट देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, देखिए ये काम हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं 49 क्वेश्चन क्या है। चलिए 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट आ गया ना, MS वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोल देता है। देखिए ये शॉर्टकट आ गया, लगभग चौथा शॉर्टकट है ये। याद रखिएगा 50 में अगर 4 शॉर्टकट, अगर 2 आपको फुल फॉर्म और आपको ऑपरेटिंग क्या नाम हमारे जनरेशन से भी अगर 2 क्वेश्चन मिलेगा तो देखिए 4 2 6 और 2 8, तो 8 क्वेश्चन तो हमको यही मिल रहे हैं। ठीक, शॉर्टकट, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए काम करता है। तो देखिए जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट की बात आती है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्लैंक का मतलब होता है नया, तो नया क्या बनता है, न्यू, तो न्यू से N हो जाता है और कंट्रोल से, ये हम जब कंट्रोल के साथ लेते हैं तो हमारा एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस N। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर में फ़ॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता। फ़ॉन्ट का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना। हाँ, उसका फ़ॉन्ट विकल्प का जब यूज़ करेंगे तो उसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल तो आता ही आता है। फ़ॉन्ट की चौड़ाई बदलना, चलिए देखते हैं आगे। फ़ॉन्ट का आकार बदलना, ये भी होता है। फ़ॉन्ट का रंग देखिए हमारे पास स्टाइल भी बदली जा सकती है, फ़ॉन्ट का स्टाइल बदला जा सकता है कि वो कभी कभार आपने देखा होगा बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, या और भी तरीके के उसमें फ़ॉन्ट आ जाते हैं। फिर फ़ॉन्ट का आकार भी बदला जा सकता है कि वो हमें एक पे रखना, 2 3 4 5 ऐसे करके। और फ़ॉन्ट का रंग, हमें उसमें रंग का ऑप्शन मिलता है हम लोग जिस तरीके का भी रंग चाहें वो फ़ॉन्ट हमारा उसी तरीके का लिखता है। जैसे अगर हमें रेड चाहिए तो रेड हो जाता है। और देखिए ऐसे करके आपको कलर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ये आपको जो है ऐसे करके कलर के ऑप्शन मिल रहे हैं। और एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिल जाएगा, ये जिस पे क्लिक करते ही हम जो कलर चाहें, जैसा कलर चाहें वैसा ले सकते हैं। तो रंग का भी होता है, किसका नहीं होता, चौड़ाई का कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। आकार का होता है, स्टाइल का होता है, रंग का ऑप्शन होता है। तो ये फ़ॉन्ट में होते हैं, कौन सा नहीं होता, फ़ॉन्ट की चौड़ाई का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, देखिए आज हम लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर का एक सेट पेपर किया, अभी आपको 3 से 4 और ऐसे सेट पेपर मिलेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के होंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ देखने के बाद आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, और PDF डाउनलोड करने के बाद उसको अपने आप से बिना देखे एक बार सॉल्व ज़रूर कीजिए। बाकी जब मैं यहाँ पे अपना वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो आप लोग वहाँ पे जाके तुरंत, आपको पता है कि मैं ये वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड कर देता हूँ, तो आप सभी लोग कोशिश ये किया करिए कि 8 बजे तक, 8 बजे जब आप जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो ज़रूर देख लीजिए। फिर उसके बाद में इसको बाद में रिवीजन करिए, फिर आप PDF डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। तब आपको अगर लगे कहीं पे भी कि कुछ फंसा है, कुछ दिक्कत हुई है, कुछ प्रॉब्लम आई, तब फिर उसको डाउनलोड करके फिर से एक बार देखिए। तो क्या होगा, ऐसे करने से आपको ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऐसे बिल्कुल रट जाएंगे कि जब आप पेपर देने जाओगे
तो एक भी क्वेश्चन आपसे इसका गलत ही नहीं होगा और आप आराम से इसमें 25 से 30 नंबर लेके आप कंप्यूटर को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के अलावा मुझे हिंदी, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग इनके वीडियो डालने चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं अपने चैनल पे ही इसका एक पोल डाल दूँगा, आप लोग पोल में अपने वोट कर दीजिएगा कि आप लोगों को इनके वीडियो चाहिए कि नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं रीजनिंग के मामले में आपको इतने अच्छे से सिखा सकता हूं कि जब मैं खुद पेपर देता था तो मैंने जितने साल भी एसएससी के पेपर दिए हैं, मेरे कभी भी 50 से 50 कम नीचे नंबर आए ही नहीं हैं। हर बार 50 में 50 नंबर आए ही हैं रीजनिंग में। जो 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो 25 में भी 50, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था तब भी मुझे 50 नंबर मिलते थे, 50 क्वेश्चन आते थे तब भी 50 नंबर मिलते थे। तो इसलिए रीजनिंग अगर आपको चाहिए तो मैं रीजनिंग भी प्रोवाइड करा दूँगा। पजल्स के मामले में पजल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से पजल मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ। तो पजल भी आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है, मैं पजल भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी हिंदी भी मैंने अच्छे से पढ़ रखी है और आपको पढ़ाने की पूरी भी क्षमता है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो मैं आपको एक पोल डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पे अपने वोट दे के आइएगा कि हाँ मुझे रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस अभी ये 4 सब्जेक्ट और हमारे बचते हैं। आपको इन चारों सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट चाहिए है आप उसके ऊपर पोल पे जाके अपना क्लिक करके मुझे बता दीजिएगा। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वोट होंगे मैं उसके वीडियो रेगुलरली अपलोड करने लग जाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।